फाइनली गाइस आ गया आपका अर्थशास्त्र का पेपर। तो फिर रियल पेपर है, यही का यही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलो अब जल्दी से समझते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। तो देखो पहले विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय किससे होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति से, आनंद से, खुशी से या उपादेयता से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो लिखा गया ना, आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लें। अगला क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन फलन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अल्पकालीन उत्पादन फलन कौन सा फलन है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, पैमाने का प्रतिफल या उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। मूल्य निर्धारण का सूत्र नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आपको ये बताना है कि मूल्य निर्धारण का सूत्र कौन सा नहीं है। तो देखो इसमें से अधि मांग अधि सीमा बराबर न्यूनतम सीमा, आपका ये राइट आंसर होगा द नंबर का। यहाँ से देख लें। महामंदी किस वर्ष हुई थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। 1929 अगर आए या 1930 भी अगर आए तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना, महामंदी जो है ना इसी समय हुई थी, या इसको तीसा की महामंदी भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको, तीसा की महामंदी। ठीक है। अगला देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ से देख ले 5 नंबर का क्वेश्चन, वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगी क्योंकि ये है। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये हस्तांतरण भुगतान है, इस वजह से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, कीन्स के अनुसार राष्ट्रीय तथा कुल व्यय के मध्य संबंध होता है। तो देखो 6 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फलनात्मक संबंध होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चालू खाते की मद है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको ये बताना कि चालू खाते की मद इसमें से कौन सी है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बैंकिंग है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ से क्या लिखा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे आपको करनी है। पहला क्वेश्चन, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला क्वेश्चन, मांग का नियम कथन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मांग का नियम कैसा कथन है, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, गुणात्मक कथन है। कौन सा, गुणात्मक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। मांग का नियम कथन है, ये अपन ने देख लिया, और इसमें पहले में आपको लिखना था सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। इसमें गुणात्मक आ गया। अगला देखो, उत्पादन फलन निरपेक्ष होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन फलन क्या लिखना है यहाँ पर आपको, उत्पादन फलन क्या होता है, देखो सोचने दो, कीमत, कीमत निरपेक्ष होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को क्षेत्रकों में संयोग के रूप में देखा जाता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना 4 संयोग के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय देश के सूचक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास की सूचक है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग, आर्थिक, उसके बाद में विकास की सूचक है राष्ट्रीय आय। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग लिख लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुणक का आकार पर निर्भर करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर यह निर्भर करता है। किस पर, यहाँ से देख लें आप लोग, सीमांत उपभोग और उसके बाद में प्रवृत्ति पर यह निर्भर करता है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लो पूरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको आगे जोड़ी पूछी जाएगी, तो जोड़ी का मिलान भी आप लोग अच्छे से परफेक्टली कर लें, ताकि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में अच्छे से याद करके लिख कर आ सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लॉर्ड कीन्स। देखो लॉर्ड कीन्स की जोड़ी मिल जाएगी, इनकी एक पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एमपीएस, एमपीएस का मतलब क्या होता है। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी 4 नंबर से, जिसमें कि लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देख लें, एमपीएस की जोड़ी है ना, यहाँ से आपको किससे मिला लेनी है। थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, इसके बाद में हम एमपीएस को देखेंगे। तो अभी आप तीसरा देख लो, तीसरे की जोड़ी आपकी का से मिल जाएगी, और उसके बाद में चौथा देखें तो चौथे की जोड़ी आपकी इससे मिल जाएगी, और इसके अलावा पांचवा देखें तो देखो पांचवी की जोड़ी आपकी गा से मिल जाएगी। और इसके अलावा कीमत रेखा को देखें तो देखो कीमत रेखा की जोड़ी किससे मिल जाएगी आपकी, यहाँ पर छठे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा घा नंबर से, और इसका एमपीएस का आप कर लो 4 ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग जोड़ी का मिलान कर लो। और उसके बाद में अगला देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो देखो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, किस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विलासिता की वस्तुओं की मांग कैसी होती है, लोचदार होती है। तो यहाँ से आपको लिख देना, विलासिता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। देखो इसमें एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर होते हैं ना, इनकी पूरी एक लाइन लिख कर आया करो। बहुत सारे बच्चों को जब हम देखते हैं ना, तो ये देखते हैं कि वो सिर्फ एक ही शब्द लिख कर आ जाते हैं। तो देखो एक शब्द का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप वही लिखो, जैसे मैंने लिखा ना विलासिता, तो इस तरह से सिर्फ आपको विलासिता लिख कर नहीं आना है। ठीक है ना, आपको पूरा लिखना है, विलासिता प्रकार की वस्तु की मांग लोचदार होती है, ऐसे आपको पूरा लिखना होता है। ठीक है ना। और अगला, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। तो ऐसे भी पूरा लाइन, पूरा एक वाक्य लिख कर आना आप लोग। ठीक है ना, कैसी की जगह क्या लिख दोगे आप, अधिक होती है, तो पूरा आपका उत्तर बन जाएगा इसी में से। अगला देखते हैं क्या लिखा है,
संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता तथा फर्म दोनों के उद्देश्य क्या होते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को देख लेनी है, ये संगत होते हैं। क्या होते हैं? संगत। यहाँ से आप लोग देख लो, ये संगत होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा। यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप लोग लिख लें तृतीय क्षेत्र में। कौन से? तृतीय क्षेत्र में इसका सर्वाधिक योगदान है। तो यहाँ से लिख लें तृतीय क्षेत्र में इसका सर्वाधिक योगदान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। भारत में किस बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उस बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग? भारतीय रिजर्व और उसके बाद में बैंक, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखो, सरकार बजट कितने वर्ष के लिए बनाती है? छठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है 1 वर्ष के लिए बनाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सत्य असत्य। सत्य असत्य आपको कैसे लिखने हैं? पहला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पूछा गया ना, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तटस्थ वक्र बाएं से दाएं ऊपर चढ़ते हैं। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये आपका असत्य होगा। औसत लागत बराबर कुल लागत बराबर बटे उत्पादन की मात्रा, तो ये भी आपका सत्य होगा। आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का पूर्ण सूचक होता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। स्वतंत्र विनियोग का राष्ट्रीय आय से कोई संबंध नहीं रहता है। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बजट पर भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि बजट पर भाषण गृह मंत्री नहीं देता, वित्त मंत्री देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या कर लेना है? इसे सत्य कर लेना है। तो यहाँ तक का आप सब लोग इसको देख लो, और इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और अच्छे से इनको समझ भी लो, ताकि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में लिखकर आसानी से आ सको। तो देखो प्रश्न नंबर 14 को देख लो, 15 को देख लो, 16 को देख लो। इसके बाद में इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लो। A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया। तो इनको आप लोग अच्छे से जरूर समझ लो, ताकि आप लोग इनको परीक्षा में अच्छे से हल कर आ सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।